हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, ये 500 वन लाइनर की सीरीज़ में आज इसका एक पार्ट 3 लेके आए हैं। 225 प्रश्न हमने पहले करवा दिए हैं, यदि आपने नहीं देखे हो तो जाके देख सकते हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम रूल से रिलेटेड सारी वीडियोस और उनसे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उन सभी पे वीडियोस लेके आते हैं। और ये वीडियोस बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, एम्स, आईआईटी, जामिया, डीयू, एनआईटी, केवीएस और जितने भी नॉन टीचिंग के एग्ज़ाम होते हैं सभी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। 226 नंबर प्रश्न है, हाफ पे लीव इज क्रेडिटेड एट द रेट ऑफ। हाफ पे लीव जो है छमाही में 10 दिन और पूरे साल में 20 दिन क्रेडिट होती है। तो राइट आंसर हमारा है 10 डेज पर हाफ ईयर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आरटीआई एप्लीकेशन कैन नॉट बी रिजेक्टेड फॉर रीज़न ऑफ। एप्लीकेंट मोटिव, मतलब एप्लीकेंट का कुछ भी मोटिव रहा हो उस बेस पे आरटीआई एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कैबिनेट पेपर्स इज़ एग्जेम्प्टेड अंडर विच सेक्शन। तो आरटीआई एक्ट 2005 का जो सेक्शन 8 है इसके तहत जो है ये इंफॉर्मेशन को एग्जेम्पशन प्राप्त है। अगला प्रश्न है, आरटीआई एक्ट अप्लाइज टू विच बॉडीज़। आरटीआई एक्ट जो है जितनी भी पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट द्वारा फाइनेंस्ड हैं सभी पर लागू होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, डाक रिसीव्ड इन ऑफिस मस्ट बी डायराइज्ड इन। ये ऑफिस प्रोसीजर का प्रश्न है। इसका राइट आंसर होगा सेंट्रल रिसिप्ट रजिस्टर। एक सेंट्रल रिसिप्ट रजिस्टर होता है सभी डिपार्टमेंट के ऑफिसों में सभी में, और उसमें जो है डायरी किया जाता है जो भी डाक बाहर से आती है। अगला प्रश्न है हमारा, ए रिमाइंडर इज इश्यूड व्हेन। तो रिमाइंडर जनरली कब इश्यू किया जाता है, जब कोई रिप्लाई प्राप्त नहीं हुआ हो एक टाइम पीरियड में। अगला प्रश्न है, डाक रिसिप्ट इन ऑफिस मस्ट बी डायराइज्ड इन। तो ये सेंट्रल रिसिप्ट रजिस्टर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, व्हाट आर द मेजर पेनल्टीज अंडर सीसीएस सीसीए। मेजर पेनल्टीज रिडक्शन इन रैंक, रिमूवल, डिसमिसल, ये सब जो है मेजर पेनल्टीज़ में आती हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, व्हाट आर मेजर पेनल्टीज। तो ये अभी बताई दिया है, रिडक्शन इन रैंक, रिमूवल और डिसमिस। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट इज़ ए चार्ज मेमोरेंडम। तो चार्ज मेमोरेंडम क्या होता है, ये फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ चार्जेस होता है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज कॉमन प्रोसीडिंग। तो कॉमन प्रोसीडिंग कब होती है, जब जॉइंट इंक्वायरी, मतलब जॉइंट इंक्वायरी कई लोगों के खिलाफ एक ही इंक्वायरी चल रही हो तो उसको जो है कॉमन प्रोसीडिंग बोला जाता है। अगला प्रश्न है, नेम द कोर्स फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर विच स्टडी लीव इज़ नो एडमिसिबल। तो किस कोर्स के लिए स्टडी लीव नहीं मिलती है, जो रेगुलर एकेडमिक कोर्सेज, जो आपका ग्रेजुएशन हो गया या एमए हो गया, जो कि मतलब पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं होते हैं, या फिर आप 10th पास आप 12th करना चाहते हैं, तो ये सब जो कि जिनका कोई फ़ायदा नहीं है सरकार को, आपके पर्सनल बेनिफिट के लिए, उसके लिए स्टडी लीव नहीं मिलती है। अगला प्रश्न है, इफ़ ए गवर्नमेंट सर्वेंट रिज़ाइन फ्रॉम सर्विस, हाउ मैनी डेज ऑफ कैश इक्विवेलेंट ऑफ लीव सैलरी ऑफ एचपीएल इज़ ही एलिजिबल टू। यदि किसी कर्मचारी ने त्यागपत्र दे दिया तो उस केस में क्या हमने बताया था कि जो ईएल होता है उसका तो 50% उसको इनकेसमेंट मिल जाता है, लेकिन एचपीएल जो है वो उसकी सारी लैप्स हो जाती हैं, कोई भी इनकेसमेंट एचपीएल का नहीं मिलता है रिज़ाइन वाले केस में। अगला प्रश्न है, फॉर हाउ मैनी चिल्ड्रन कैन ए फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट रिक्वेस्ट फॉर ग्रांट ऑफ चाइल्ड केयर लीव। चाइल्ड केयर लीव जो है, जो उसके 2 एल्डेस्ट सर्वाइविंग चिल्ड्रन होंगे उनके लिए चाइल्ड केयर लीव दी जाती है। और कितने दिन मिलती है चाइल्ड केयर लीव, सबको पता है 730 दिनों की चाइल्ड केयर लीव मिलती है। ये मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आता है अधिकतर एग्ज़ाम में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाउ मैनी डेज ऑफ लीव इज़ ग्रांटेड टू ए फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए चाइल्ड सून आफ्टर स्टिल बर्थ। तो इस केस में 60 दिनों की जो है उसको छुट्टी प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है, द न्यू टाइप ऑफ लीव इंट्रोड्यूस्ड बाय द 7th पे कमीशन।
सेवन्थ पे कमीशन में एक लीव को इंट्रोड्यूस किया गया था, उसका था रिल नाम, यानी फुल फॉर्म थी उसकी वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव। अगला प्रश्न है, इफ़ ए फीमेल employee who had made a complaint of sexual harassment may be allowed special leave during the pendency of inquiry। तो इस केस में उसको 90 दिनों तक की जो है स्पेशल लीव प्रदान की जा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, इन केस ऑफ एन अबॉर्शन ए वुमेन एम्प्लॉय कैन अवेल्स हैव मैनी डेज ऑफ मैटरनिटी लीव। अबॉर्शन के केस में उसको जो है मैक्सिमम 45 दिनों तक की लीव प्रदान की जा सकती है। अगला प्रश्न है, LTC कैन नॉट बी अवेल्ड ड्यूरिंग। LTC क्या होता है, जब आप कोई छुट्टी लेते हैं तो उसके साथ में आप LTC ले सकते हैं, लेकिन यदि वीकेंड हॉलीडे पर आप जा रहे हैं घर स्टेशन लीव लेकर तो उसके साथ आपको जो है LTC नहीं दी जा सकती। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ RTI एक्ट ऑब्जेक्टिव। RTI एक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव है, ये जो है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ वीडिंग आउट। तो वीडिंग आउट क्या होता है, जब फाइलें आपकी पुरानी हो जाती है तो उनको क्या होता है, डिस्पोजल ऑफ ऑब्सोलीट रिकॉर्ड्स, मतलब जो फाइलें पुरानी हो गई जिनका कोई यूज़ नहीं है तो उनको वीड आउट कर दिया जाता है एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद में। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ RTI एक्ट ऑब्जेक्टिव। तो ये तो अभी ऊपर बता ही दिया है, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट प्रश्न है, विच सेक्शन ऑफ RTI एक्ट 2005 डील्स विद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। तो ये सेक्शन 12 में जो है इसका जिक्र किया गया है। अगला प्रश्न है, असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैज़ टू फॉरवर्ड फर्स्ट अपील। तो फर्स्ट अपील किसको फॉरवर्ड की जाएगी, ये फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को फॉरवर्ड की जाती है APIO के द्वारा। अगला प्रश्न है, द फर्स्ट इंडियन स्टेट दैट इंट्रोड्यूस्ड ए लॉ ऑन RTI। तो ये तमिलनाडु द्वारा सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। अगला प्रश्न है, हाउ मैनी शेड्यूल्स डज द RTI एक्ट 2005 है। तो टोटल इसमें कितने शेड्यूल्स हैं, केवल 2 शेड्यूल्स हैं RTI एक्ट में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विच सेक्शन ऑफ RTI एक्ट 2005 डील्स विद द ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। तो ये सेक्शन 4 का सबसेक्शन 1। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पीरियड ऑफ डिस्पोजिंग फर्स्ट अपील कैन बी एक्सटेंडेड बाई डेज फ्रॉम द 30 डेज इफ़ नेसेसरी। जनरली क्या होता है, 30 डेज़ का पीरियड होता है अपील को डिस्पोज करने के लिए, लेकिन इसको 15 दिन तक बढ़ाया जा सकता है, यानी टोटल 45 डेज़ हो जाएंगे, तो इसमें आएगा 15 दिन तक उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, RTI एक्ट 2005 केम इनटू फोर्स ऑन। तो RTI एक्ट कब से प्रभाव में आया था, 12 अक्टूबर 2005। अगला प्रश्न है, हु आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फीस। किसकी RTI की जो फीस है वो किसको एग्जेम्पशन दिया गया है पेमेंट करने से, तो जो BPL वाले कैंडिडेट होते हैं, यानी एनी पर्सन बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, उन लोगों को RTI की फ़ीस से जो है छूट प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, द फॉर्म ऑफ ओथ टू बी मेड बाय द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इज़ प्रोवाइडेड इन। तो ये जो है द फर्स्ट शेड्यूल में द फॉर्म ऑफ ओथ जो है दिया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, व्हाट इज़ द मैक्सिमम एज लिमिट अप टू विच ए स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर शैल होल्ड ऑफिस। तो मैक्सिमम एज जो है, एज लिमिट है स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर की, वो 65 ईयर्स होती है। अगला प्रश्न है, एन एप्लीकेशन फॉर इंफॉर्मेशन शुड कंटेन नोट मोर देन। तो एप्लीकेशन जनरली कितने वर्ड्स में होना चाहिए, ये मैक्सिमम 500 वर्ड्स हो सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन RTI की बात करें तो उसमें 3000 करेक्टर्स। अगला प्रश्न है, द सेकंड शेड्यूल ऑफ द RTI एक्ट 2005 कैन बी अमेंडेड बाई। तो ये केवल जो है इसमें किसके द्वारा संशोधन किया जा सकता है, वो है सेंट्रल गवर्नमेंट। अगला प्रश्न है, हाउ मैनी एडिशनल डेज ऑफ ज्वाइनिंग टाइम ओवर एंड अबव द नॉर्मल ज्वाइनिंग टाइम इज़ अलाउड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट ट्रांसफर टू नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। यदि कोई भी कार्मिक नॉर्थ ईस्ट रीजन से या तो आ रहा है या फिर नॉर्मल रीजन से नॉर्थ ईस्ट रीजन में जा रहा है, तो उसको नॉर्मल ज्वाइनिंग टाइम से 2 दिन ज़्यादा जो है ज्वाइनिंग टाइम प्रदान किया जाता है। सपोज दैट आप बिहार से नॉर्थ ईस्ट में ट्रांसफ़र गए,
तो और दूरी है 1000 किलोमीटर से कम, तो 10 दिन मिलना चाहिए, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में जा रहे हैं इसलिए 10 + 2 यानी 12 दिन टोटल आपको ज्वाइनिंग टाइम इस केस में प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न है, इज़ देयर एनी मैक्सिमम लिमिट ऑन द सम ऑफ पे एंड NPA, इफ़ यस व्हाट इज़ द टाइम लिमिट। सॉरी, पे लिमिट होगा इसमें, टाइम लिमिट गलत वर्ड हो गया। तो इसमें हाँ, इसकी जो है मैक्सिमम लिमिट है 2,37,500। इसका क्या मतलब है कि आपका जो पे प्लस NPA मिलाकर यदि 2,37,500 से ऊपर जा रहा है तो उसको 2,37,500 ही दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द रेट ऑफ नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। ये वही NPA जो है कितना रेट है उसका, तो ये होता है आपका 20%। जो आपकी बेसिक पे होती है उसका 20% NPA आपको प्रदान किया जाता है यदि आप मेडिकल पोस्ट वाले, जो मेडिकल क्वालिफ़िकेशन जिसके लिए प्रेस्क्राइब है उस पोस्ट पे कार्यरत हैं। अगला प्रश्न है, आइडेंटिफाई द रेट ऑफ अलाउंस गिवन एज एक्स्ट्रा वर्क अलाउंस। तो ये एक्स्ट्रा वर्क अलाउंस दिया जाता है जब आपको किसी स्पेशल पोस्ट पे जो है पदस्थ किया जाता है, तो ये होता है जनरली 2%। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच एक्स्ट्रा वर्क अलाउंस इज़ ग्रांटेड। तो ये 1 साल के लिए ही प्रदान किया जाता है मैक्सिमम। अगला प्रश्न है, फिक्सेशन ऑफ पे इज़ डन इन केसेस प्रमोशंस इन्वॉल्विंग हायर रेस्पॉन्सिबिलिटी एज पर। तो जितनी भी पे फिक्सेशन होती हैं वो FR यानी फंडामेंटल रूल 22 में होती है, लेकिन जब हायर रेस्पॉन्सिबिलिटी हो तो 22 का 1A1 ये रूल अप्लाई होता है। अगला प्रश्न है, ए गवर्नमेंट सर्वेंट हुज डेट ऑफ बर्थ इज 1 अप्रैल विल रिटायर फ्रॉम सर्विस ऑन। यदि किसी कार्मिक की बर्थ डेट पहली है तो वो जो है उसकी जस्ट पीछे वाली डेट से रिटायर हो जाता है, यानी 31 मार्च से। यदि यही 2 अप्रैल होती तो ये मंथ की लास्ट डे को रिटायर होता। अगला प्रश्न है, पे फिक्सेशन ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज गवर्न बाई। तो ये फंडामेंटल रूल 22। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम पीरियड ऑफ रिटेंशन ऑफ लीन व्हेन अपॉइंटेड टू अनदर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस या स्टेट गवर्नमेंट इन नॉर्मल कोर्स। तो जनरली क्या होता है, जब आप टेक्निकल रेजिग्नेशन दे के किसी और डिपार्टमेंट में जाते हैं तो और आप वहाँ पे परमानेंट एम्प्लॉय थे तो आपका जो है लीन रिटेन कर लिया जाता है, वो जनरली 2 साल के लिए होता है। लेकिन यदि आप 2 साल में भी वहाँ नए ऑफिस में कंफर्म नहीं होते तो उसको 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। तो इसमें नॉर्मल कोर्स पूछा था तो 2 साल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द रूल पोजीशन ऑन कॉन्ट्रैक्टिंग ए सेकेंड मैरिज ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द फर्स्ट स्पाउस। तो ये सेकेंड मैरिज जो है प्रोहिबिटेड है जब तक जो है पर्सनल लॉ में सरकारी कर्मचारी के उसको परमिट ना किया गया हो। अगला प्रश्न है, अंडर CCS कंडक्ट रूल्स हाउ इज़ डोरी रिलेटेड मिसकंडक्ट ट्रीटेड। तो दहेज लेना और देना दोनों ही जो है मिसकंडक्ट कहलाता है किसी भी सरकारी कर्मचारी द्वारा, और दहेज पूरी तरीके से जो है निषिद्ध है, ना ही आप दहेज ले सकते हैं ना ही दहेज दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, अंडर CCS CCA रूल्स व्हेन इज़ ए रेगुलर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इज़ मैंडेटरी। तो जब कोई मेजर पेनल्टी लगानी हो तब जो है इंक्वायरी बेहद ही ज़रूरी हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, व्हाट हैपन्स इफ़ ए गवर्नमेंट सर्वेंट फेल्स टू सबमिट ए रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस। यदि वो रिटर्न स्टेटमेंट सबमिट करने में फेल हो जाता है जिसके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है तो फिर क्या होगा, एक्स पार्टी डी मतलब इंक्वायरी कर दी जाएगी, जो भी रिकॉर्ड अवेलेबल है उसी के आधार पे। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ मीन्ड बाई फाइल इन गवर्नमेंट ऑफिस प्रोसीजर। तो फाइल का क्या मतलब होता है, एक कलेक्शन ऑफ पेपर्स ऑन ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट अरेंज क्रोनोलॉजिकली। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ नोटिंग इन ए गवर्नमेंट फाइल। तो नोटिंग का क्या ऑब्जेक्ट होता है, टू रिकॉर्ड फैक्ट्स एनालिसिस एंड सजेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हु इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग ए नोट ऑन ए फाइल। तो जब भी आप या तो आप LDC बन के जाएँ या फिर एम्स में ASO या असिस्टेंट बन के जाए तो आपको क्या डीलिंग असिस्टेंट बोला जाएगा, तो आप ही जो है नोट को इनिशिएट करने के लिए जिम्मेदार होंगे। द डीलिंग असिस्टेंट और ऑफिशियल हैंडल द केस, जो भी हैंडल केस कर रहा है वही जो है रेस्पॉन्सिबल होता है नोट को इनिशिएट करने के लिए। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ ए डाक रजिस्टर। तो डाक रजिस्टर का क्या पर्पज होता है, टू रिकॉर्ड रिसिप्ट एंड डिस्पैच ऑफ द ऑफिशियल कम्युनिकेशन।
तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर हमें बताया कीजिए कि वीडियो कैसी थी। अगला प्रश्न है, व्हाट एक्शन कैन बी टेकन फॉर अनऑथराइज अब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी। तो यदि कोई अनऑथराइज अब्सेंस है तो उसके खिलाफ जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी CCA रूल के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द रूल पोजीशन ऑन एनोनिमस और सुडोनिमस कंप्लेंट। तो कोई भी कंप्लेन आती हैं जिसमें किसी ने मतलब बाय नेम हस्ताक्षर या उसका डिटेल नहीं दिया है कंप्लेन करने वाले का, तो उस पर कार्रवाई करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है, उनको बस उठाओ और फाइल कर दो। अगला प्रश्न है, हाउ शुड कॉन्फिडेंशियल फाइल बी हैंडल इन एन ऑफिस। तो जो भी जितनी भी कॉन्फिडेंशियल फाइल्स होती हैं वो विद रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस एंड प्रॉपर कस्टडी में रखी जानी चाहिए। अगला प्रश्न है, कैन हाफ पे लीव बी टेकन इन कॉम्बिनेशन विद अर्न लीव। तो अब आपको क्या बताया गया था, केवल कैजुअल लीव को छोड़ के छुट्टियों को जो है कंबाइंड किया जा सकता है, मतलब कॉम्बिनेशन में लिया जा सकता है। तो देख लीजिए, HPL और EL की कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है, तो इसका जवाब होगा यस। अगला प्रश्न है, अंडर वाट सर्कमस्टांसेस इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव ग्रांटेड। तो कब दी जाती है, या तो उसके पास कोई भी छुट्टी ना हो और या फिर छुट्टी हो और फिर भी एम्प्लॉय बोले कि नहीं मुझे तो EOL ही चाहिए। अगला प्रश्न है, हाउ इज़ सैलरी रेगुलेटेड ड्यूरिंग चाइल्ड केयर लीव। तो चाइल्ड केयर लीव में सैलरी कम मतलब कितनी मिलती है। तो शुरू का जो 365 दिन होता है उसमें तो उसको मिलती है फुल सैलरी, और उसके बाद जो 365 दिन है बचे हुए उसमें मिलती है उसको 80% सैलरी। अगला प्रश्न है, हाउ इज सैलरी रेगुलेटेड ड्यूरिंग चाइल्ड। अरे ये ऊपर वाला प्रश्न रिपीट हो गया। व्हेन कैन पैटर्निटी लीव बी अवेल्ड। तो ये कब अवेल कर सकते हैं, विद इन 6 मंथ ऑफ द बर्थ और अडोप्शन ऑफ ए चाइल्ड। और कितने दिन मिलती है पैटर्निटी लीव, 15 दिन। अगला प्रश्न है, व्हाट इज स्टडी लीव अंडर CCS रूल्स। तो स्टडी लीव क्या है, लीव ग्रांटेड फॉर परस्यूइंग हायर स्टडीज़ इन पब्लिक इंटरेस्ट। अगला प्रश्न है, इज स्टडी लीव काउंटेड एज क्वालिफाइंग सर्विस। बिल्कुल यस, इट इज़ ट्रीटेड एज ए ड्यूटी फॉर सर्विस बेनिफिट्स। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कैन लीव बी क्लेम्ड एज ए मैटर ऑफ राइट। तो ये आपको पहले ही बताया है, रूल 7 में स्पष्ट लिखा है कि छुट्टी कोई अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट रिगार्डिंग रिफ्यूजल ऑफ लीव। तो लीव में बी रिफ्यूज्ड और रिवोक्ड इन पब्लिक इंटरेस्ट। अगला प्रश्न है, अंडर CCS लीव रूल्स व्हाट इज़ द मीन्ड बाय डाइज नोन। तो ये डाइज नोन वर्ड आपने मेरी कई वीडियोज़ में देखा होगा। तो इसकी क्या होता है, ए पीरियड नॉट काउंटेड एज ए ड्यूटी और लीव फॉर एनी सर्विस बेनिफिट। मतलब ये पीरियड जो है किसी भी चीज़ के लिए काउंट नहीं होता है। अगला प्रश्न है, कैन लीव बी ग्रांटेड ड्यूरिंग सस्पेंशन। तो सस्पेंशन के दौरान कोई भी लीव उसको कर्मचारी को नहीं दी जा सकती, लेकिन हाँ इमरजेंसी में यदि मेडिकल वगैरह है तब उसको कुछ दिनों के लिए परमिशन दी जा सकती है स्टेशन छोड़ने की, यदि कोई इमरजेंसी पड़ती है उसके घर में या फिर उसको कोई मेडिकली ज़रूरत है तब। बाकी उसको छुट्टी कोई प्रदान नहीं की जाती है। अगला प्रश्न है, व्हाट काइंड ऑफ लीव इज़ एडमिसिबल फॉर मिसकैरेज और अबॉर्शन। तो इसके दौरान क्या मिलता है उसको, स्पेशल मैटरनिटी लीव। क्यों कितने दिन मिलती है ये, 45 डेज़ तक की जो है स्पेशल मैटरनिटी लीव जो है दी जा सकती है अबॉर्शन या मिसकैरेज वाले केस में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कैन लीव बी ग्रांटेड बियॉन्ड द डेट ऑफ रिटायरमेंट। तो ये कल आपको बताया था, चाहे रेजिग्नेशन हो या फिर रिटायरमेंट हो, एक बार चला गया तो उसके बाद छुट्टी देने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। अगला प्रश्न है, विच पोर्टल इज़ मैंडेटेड फॉर गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट। तो इसके लिए एक पोर्टल बनाया गया है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जिसको हम जेम पोर्टल भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द फ़ी फॉर फाइलिंग ए स्टैंडर्ड RTA एप्लीकेशन। तो RTA एप्लीकेशन की फ़ीस कई बार आपको पढ़ाई है, ₹10। अगला प्रश्न है, कैन इन्फॉर्मेशन बी डिनाइड इफ़ इट परटेंस टू नेशनल सिक्योरिटी। तो बिल्कुल इससे डिनाई किया जा सकता है अंडर सेक्शन 8 का 1A के तहत। अगला प्रश्न है, कैन इन्फॉर्मेशन, अरे ये तो यही रिपीट हो गया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, इज़ LTG एडमिसिबल फॉर फैमिली मेम्बर्स। तो बिल्कुल ये
फैमिली मेम्बर्स को भी LTC मिलती है। किस किस को? बीवी बच्चे, चिल्ड्रन और डिपेंडेंट पेरेंट्स। अगला प्रश्न है, कैन LTC बी क्लेम्ड फॉर ट्रैवल विद इन द सेम सिटी? तो यदि जैसे आप दिल्ली में पोस्टेड हैं और दिल्ली के रहने वाले हैं, तब आपको LTC नहीं मिलेगी होम टाउन वाली। आपको फिर कौन सी LTC मिलेगी? ऑल इंडिया वाली। अगला प्रश्न है, हु इज़ एलिजिबल फॉर पेंशन अंडर CCS पेंशन रूल? तो जो भी सरकारी कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम में है, 10 साल की सर्विस करने के बाद रिटायर होते हैं, उनको पेंशन मिलती है। अगला प्रश्न है, कैन ए पेंशन बी कम्यूटेड? तो पेंशन का सारांशीकरण किया जा सकता है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पेंशन दैट कैन बी कम्यूटेड? तो ये क्या होता है? इसका जो है 40% तक कम्यूट किया जा सकता है। अब आप बोलोगे कि मतलब कैसे क्या होता है ये कम्यूटेशन? तो मैं इसका आपको जनरली बता देता हूँ। सपोज दैट आपकी पेंशन, आप रिटायर हुए 60 साल की उम्र में, नेक्स्ट बर्थडे है आपका 61, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? और आपकी पेंशन हो रही थी 25,000, तो आपने क्या किया? 40% अपनी पेंशन बिक्री कर दी, उसका आपको एक बार में पैसा मिल जाएगा। तो 25,000 का 40% निकालेंगे, 25 चौका 100 यानी 10,000। 10,000 इंटू 12 और ये होता है नेक्स्ट बर्थडे का एक फैक्टर जो कि 61 के लिए लागू होता है 8.194। इतना पैसा आपको एक बार में मिल जाएगा। और फिर जब आपकी पेंशन कितनी बनेगी? ये 10,000 माइनस हो जाएगा, 15,000 रुपये आपकी पेंशन बनेगी, प्लस जो है 25,000 का जो DA था वो। और ये रिस्टोर कब होगी? 15 साल बाद। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द नॉर्मल पीरियड फॉर सबमिशन ऑफ रिटर्न रिप्लाई बाय ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन केस एन आर्टिकल ऑफ चार्जेज इज इश्यूड? तो इसके लिए जो टाइम पीरियड होता है वो 15 दिन होता है। अगला प्रश्न है, द टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ इंक्वायरी मे बी एक्सटेंडेड बाय द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी फॉर ए मैक्सिमम ऑफ 6 मंथ एट ए टाइम। तो एक बार में 6 महीनों के लिए इस पीरियड को बढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, टू ज्वाइन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और कोर्स ऑफ स्टडीज़ फॉर यूनिवर्सिटीज़ डिग्री प्रायर परमिशन और सैंक्शन ऑफ द प्रेस्क्राइब अथॉरिटी इज़ नेसेसरी अंडर? यदि आप किसी यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स करना चाहते हैं या डिग्री लेना चाहते हैं, तो आपको क्या है? प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। किस रूल के तहत? CCS कंडक्ट रूल का रूल 3, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन 4, उसके नीचे ही दिया हुआ होता है। अगला प्रश्न है, द चार्ज शीट फॉर मेजर पेनल्टीज अंडर CCA रूल्स टू बी इश्यूड अंडर? तो जो चार्ज शीट है वो इश्यू की जाती है रूल 14 ऑफ CCA रूल्स। अगला प्रश्न है, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट्स टू बी इश्यूड अंडर CCA रूल्स 1965। तो ये रूल 10 के तहत जो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ऑर्डर जो है जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, द गवर्नमेंट सर्वेंट इज प्लेस्ड अंडर डीम्ड सस्पेंशन इफ़ ही इज़ डिटेन्ड इन कस्टडी फॉर पीरियड एक्सीडिंग 48 आवर्स अंडर CCA रूल्स 1965। तो किस रूल के तहत होता है ये? रूल 10 का सब रूल 2। अगला प्रश्न है, हु मैनेज द NPS कंट्रीब्यूशन? तो ये PFRDA पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है NPS के कंट्रीब्यूशन को मैनेज करती है। अगला प्रश्न है, और हाउस रेंट अलाउंस रेट यूनिफॉर्म? तो यूनिफॉर्म नहीं होते हैं, ये क्या है? अलग अलग सिटीज़ के हिसाब से होते हैं, डिपेंड करते हैं X सिटी, Y सिटी और Z सिटी के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स ये थे आपके लगभग 85 प्रश्न। टोटल आपके 310 प्रश्न हो चुके हैं और अभी कल भी कराएंगे, जैसे ही टाइम मिलेगा तो पूरे 500 प्रश्न हम इस सीरीज़ में कराएंगे। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।